हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने कल तक देख लिया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी उसके बारे में देख लिया था। क्या क्या उसने परिवर्तन किया, कैसे अपनी राजधानी को परिवर्तित किया, दोआब में कर वृद्धि किया, कैसे कृषि के लिए क्या क्या किया, आमिर कोही नामक विभाग की स्थापना की। ये सभी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का मंगोल आक्रमण के समय किसने किया था। साथ में मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य विस्तार और उसका मूल्यांकन करके आज हम एमबीटी के बारे में पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग कल से फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखेंगे। तो चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एमबीटी का मंगोल आक्रमण। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक ही बार मंगोल आक्रमण हुआ था। आपको बस नाम याद रखना है, वही प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो आक्रमण हुआ था 1328 से 29 के बीच में, वो मंगोल नेता कौन था। तो उसका नाम था अलाउद्दीन तरमाशिरीन। तो अलाउद्दीन तरमाशिरीन द्वारा किया गया था मंगोल आक्रमण। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य विस्तार नीति था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% मेंस में आने की संभावना रहती है, तो इसलिए आपको अच्छे से देखना है इसने कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त किया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँ पर स्वयं विद्रोह किया था, जहाँ पर स्वयं लड़ा था, जाकर आक्रमण किया था, वहाँ हर जगह उसने विजय प्राप्त की। लेकिन उसके अन्य अभियान भी असफल रहे, तो वो भी देखेंगे एक एक करके। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ, ये याद रखिएगा। सबसे अधिक यदि विस्तार हुआ दिल्ली सल्तनत में तो किसके समय में हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। गयासुद्दीन तुगलक के समय में विजित राज्यों का दिल्ली राज्य में सम्मिलित करने की नीति का पालन करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसको विस्तार किया। देखते हैं उसके विस्तार में। सबसे पहले इसने खुरासान तथा इराक की विजय प्राप्त की। तो खुरासान का युद्ध हुआ, जो खुरासान में इसने आक्रमण किया था, खुरासान तथा इराक के में विजय प्राप्त करने के लिए। हालांकि इसके विजय वो असफल हुए थे। तो मंगोलों के वापस चले जाने के बाद खुरासान एवं इराक को विजित करने के लिए योजना बनाई मोहम्मद बिन तुगलक ने और एक बड़ी सेना तैयार की। यकीन मानिए 3,70,000 सैनिकों की एक बड़ी सेना एकत्रित किया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और उनको 1 साल का अग्रिम वेतन भी दे दिया ताकि ये लोग पीछे ना हटे, सेनाओं में एक उत्साह की भावना रहे। उसके लिए उसने 1 साल का अग्रिम वेतन भी उनको दे दिया। लेकिन दुर्भाग्य क्या है उसको देखते हैं। तो मध्य एशिया और ईरान में उस समय क्या हुआ, मध्य एशिया और ईरान में उस समय क्या हुआ, अव्यवस्थित परिस्थितियां और उत्पन्न हो गई, जिसके कारण उसको वापस आना पड़ा। परंतु योजना क्या है उसकी सफल नहीं हुई। क्यों नहीं सफल हुई, और सेना को भंग करना पड़ा, मजबूरी में उसको सेना को भंग करना पड़ा। और सुल्तान की इससे क्या हुई, आर्थिक स्थिति दुर्बल हुई और सेना में असंतोष की भाव उत्पन्न हुआ। कारण क्या था कि उसका जो योजना था ये खुरासान और इराक पर विजय प्राप्त करने का, वो असफल क्यों हुआ, क्योंकि जब उसने आक्रमण करने के लिए वहाँ पर गया तो वो क्या हुआ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि मध्य एशिया की परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया उस समय। तो मध्य एशिया की परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण उसको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत थी। तो यही कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक कभी किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करता था, तुरंत उसका निर्णय करता था। बहुत ही उत्तेजित व्यक्ति था, चरित्र का था। तो इसकी असफलता के एक मुख्य कारण यही भी माना जाता है। तो मध्य एशिया में परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया, जिससे सुल्तान की एक बड़ी सेना का व्यय इतने लंबे समय तक करना संभव नहीं था। तो 3,70,000 सेना को बैठा कर खिलाना, उसका व्यय करना इतना आसान नहीं था। तो इसलिए ने किसने क्या किया, अपनी सेना को भंग किया, वापस किया युद्ध को ना करते हुए। तो ये सेना में असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ। तो इसका जो खुरासान का आक्रमण था ये भी असफल माना जाता है। इसमें इसकी सैनिकों की दुर्बलता ही दिखती है, क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ थोड़ा सा उसके विपरीत हो गई। और इन्हीं परिस्थितियों को लेकर उसने ये युद्ध को मोड़ दिया कहाँ पर, नगरकोट की विजय। तो नगरकोट की विजय सेना को अपने नगरकोट के विजय के लिए भेजा, जो कि पंजाब में
पंजाब में आपका कांगड़ा जिले में स्थित नागरकोट का किला है। कांगड़ा जिले में, याद रखिएगा, कांगड़ा जिले में स्थित है पंजाब में नागरकोट का किला, जहाँ पर हिंदू शासक राज किया करते थे, हिंदू राजा। वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, किलों को विजित किया और हिंदू राजा को अपनी अधीनता स्वीकार कराई। हिंदू राजा को अपनी अधीनता स्वीकार कराई। तत्पश्चात क्या हुआ, उसने वहीं राजा को वापस दे दिया किला और वापस चला आया। बस अधीनता स्वीकार कराकर वो वापस चला आया। ये बात आपको याद रखनी है उसको 1737 में। इसके बाद कराचिल का अभियान हुआ, आप लोगों ने सुना होगा। तो कराचिल का अभियान हुआ, तो कराचिल पर आक्रमण किया 1737 से 1738 के बीच में। कराचिल कहाँ पर है, तो हिमालय की तराई क्षेत्र, ये हिमालय है, तो हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित आधुनिक कुमायूं जिला। तो आधुनिक कुमायूं जिला आप लोगों ने सुना होगा, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और कौन सा आपका आसाम हिमालय। यहाँ पर है कौन सी नदी, तो सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। आपको याद होना चाहिए, ज्योग्राफी में ऐसा पूछा जाता है कि पंजाब हिमालय किसके बीच है, तो सिंधु और सतलज के बीच। इसके बाद आपका आ गया कुमायूं हिमालय, तो सतलज और काली नदी के बीच। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच, और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। तो आपको आसानी से याद होना चाहिए, किसी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं है, बस मैपिंग पता होना चाहिए। तो देखते हैं कराचिल का आक्रमण। तो हिमालय की तराई क्षेत्र में आधुनिक कुमायूं जिले में स्थित है कराचिल। तो वहाँ का जो नेतृत्व किया था मोहम्मद बिन तुगलक के सेना के नेतृत्व किए थे खुसरो मलिक। पूछा जा सकता है नेतृत्व किसने किया था, तो खुसरो मलिक ने किया था नेतृत्व। उनका उद्देश्य क्या था, जो पहाड़ी राज्य थे उनको अपनी अधीनता स्वीकार कराना। तो पहाड़ी राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करना, साथ में उत्तर भारत के सीमाओं को सुदृढ़ करना, सुरक्षित करना भी उसका एक उद्देश्य था। जहां अधिकांश विदेशी शरणार्थी शरण लेते थे जाकर, तो उन सबको सुरक्षित करना इसका एक उद्देश्य था। इससे क्या हुआ, एमबीटी की उत्तरी सीमा को भी सुरक्षित हो जाता यदि वो सफल होता। लेकिन सुल्तान का यह भी अभियान क्या हुआ, उसकी सैन्य शक्तियों को दुर्बल कर दिया। यह भी अभियान उसका सफल नहीं हुआ और उसकी सैन्य शक्तियाँ क्या हुई, दुर्बल हो गई। और लेकिन उसने क्या किया, जो तराई भाग पे किसान हुआ करते थे उन्होंने क्या किया, इसकी अधीनता को स्वीकार किया एमबीटी के, और उससे संधि कर ली और वार्षिक कर देने के लिए वो राजी हो गए। तो इससे क्या हुआ, उसको कर की प्राप्ति हुई। तो कुछ हद तक कहा जाए तो उसका ये सफल अभियान था। इसके बाद उसका जो सबसे सफल अभियान माना जाता है वो दक्षिण भारत का माना जाता है। जो सबसे सफल अभियान माना जाता है वो दक्षिण भारत का माना जाता है। उसके बारे में देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दक्षिण भारत में उसके पिता ने क्या किया था, उसके पिता ने भी दक्षिण भारत में अभियान किया था और वहाँ पर अधीनता स्वीकार न कराकर उसको विजित कर दिल्ली सल्तनत में मिला रखा था। तो उसके पिता ने तेलंगाना और मालाबार तट तक अधिकार कर लिया था। कहाँ पर, तेलंगाना और मालाबार तट तक। अब एमबीटी ने क्या किया, तो एमबीटी ने काम्पिल्ल के राजा को परास्त करके दिल्ली को अपने राज्य में मिलाया। साथ साथ गुरसप्प के राज द्वार समुद्र का अधिकांश भाग छीन लिया, तो इसको भी अपने राज्य में मिला लिया। और साथ साथ सिंहड़िया कोठन को नाग नायक से छीनकर एक नवीन विजय प्राप्त किया। तो ये नवीन उसके विजय थे, कुछ जो उसके पिता से इतर होके किए गए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत के कुछ भाग को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी भाग पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक का कहा जाता है कि कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो समस्त हिंदुस्तान पर उसका अधिकार था। ये बात याद रखिएगा, आप लोग मेंस में पॉइंट आउट कर सकते हैं। राजस्थान में देखते हैं, तो राजस्थान में उसकी असफलता हुई थी, वहाँ पर विजय नहीं प्राप्त किया गया था। अभी हमने बताया कि उड़ीसा, कश्मीर, राजस्थान और दक्षिण भारत के कुछ राज्य को छोड़कर समस्त हिंदुस्तान पर उसका अधिकार था। तो उस समय राणा हम्मीर देव किसके काल में भी थे, तो गयासुद्दीन तुगलक के काल में भी थे।
तो राणा हमीरदेव ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त कर दिया था। तो राणा हमीरदेव ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त कर दिया था। इसके पश्चात दिल्ली के सुल्तानों ने क्या किया, जब उसने परास्त कर दिया तो दिल्ली के सुल्तानों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने की आवश्यकता को महसूस नहीं किया और हस्तक्षेप किया ही नहीं। तो राजस्थान में मेवाड़ का राज्य क्या हुआ, सबसे अधिक शक्तिशाली बन गया उस समय। तो याद रखेगा, मोहम्मद बिन तुगलक के सैनिकों ने क्या किया, दोबारा हस्तक्षेप करने की कोशिश ही नहीं की। तो ये एक असफलता है मोहम्मद बिन तुगलक का राजस्थान के आक्रमण का। आगे देखते हैं, इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य विस्तार करने में सफलता प्राप्त की। तो एक दो जगह उसकी असफलता को दर्शाया गया है, इसके बाद लगभग सभी जगह उसने सफलता को प्राप्त किया। दिल्ली के सुल्तानों में सबसे बड़ा राज्य उसी का था। तो दिल्ली के सुल्तानों में सबसे बड़ा राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था, परंतु क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक की यह सफलता अस्थायी नहीं रही। तो मोहम्मद बिन तुगलक भले ही सफल रहा, लेकिन वो इसकी जो सफलता थी वो एक अस्थायी नहीं हो सकी। मात्र 10 वर्षों के पश्चात ही उसके विस्तृत साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। तो उसके विघटित जो उसका साम्राज्य था, जो कि 2-4 राज्यों को छोड़कर, 2-4 क्षेत्रों को छोड़कर समस्त हिंदुस्तान पर अधिकार किया था, वो मात्र 10 वर्षों के पश्चात ही विघटन होने लगा। उसका कारण क्या था विघटन का, तो सबसे पहला कारण था विस्तृत भूभाग का होना। इतने बड़े भूभाग पर शासन करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए एक सेना होनी चाहिए, विशिष्ट सेना होनी चाहिए जो विश्वास के लायक हो। साथ में राजस्व होना चाहिए सेना के लिए, भरण पोषण के लिए। तो इतना आसान नहीं था। तो इसका कारण है विस्तृत भूभाग का होना, यातायात की असुविधा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यातायात के लिए सड़क भी बनवाए थे, बागान भी लगवाया था, लेकिन तब भी यातायात की असुविधाएं थी। राजनीतिक एकता का अभाव था, तो सभी में एकता का थोड़ा सा अभाव था। तो इसके कारण मात्र 10 वर्षों के अंतराल पे ही क्या हुआ, उसका विघटन प्रारंभ हो गया। कुछ अन्य कारण भी थे, उसको भी देखते हैं कौन कौन से कारण थे अन्य। तो अन्य कारणों में देखा जाए तो आंतरिक योजना की असफलता। तो जितनी भी योजनाएं उसने बनाया था, जैसे क्या हुआ, दोआब में कर वृद्धि हुआ, फसल के लिए योजनाएं बनाया था, और कौन कौन से योजनाएं, तो राजधानी परिवर्तन किया था, राजस्व व्यवस्था को किया था। तो ये सभी जो आंतरिक योजनाएं थी उसकी सारी की सारी क्या हुई थी, असफल हो गई थी। तो ये एक कारण है। साथ में खुरासान का विजय योजना भी उसका क्या हुआ था, असफल ही हुआ था। कराचिल का आक्रमण भी उसको सही से विजित नहीं कर मिला था। और दक्षिण भारत में फ्लेग महामारी, तो दक्षिण भारत में उस समय फ्लेग महामारी, हैजा, ये सब फैल गया था, जिसके कारण उसको असफलता में एक और कारण माना जाता है, उसके साम्राज्य के विघटन का एक अन्य कारण माना जाता है। तो आप सबको ये कारण भी पता होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स में आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत विस्तार में नहीं, क्योंकि आपको शब्दों का संक्षेप में वर्णन किया रहता है। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह कौन कौन से हुए, तो इसके बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विद्रोह तो बहुत ज़्यादा हुए। सबसे ज़्यादा विद्रोह तो माने जाते हैं लगभग 34 विद्रोह, और मैक्सिमम विद्रोह हुआ दक्षिण भारत में हुआ। तो 34 विद्रोहों में से लगभग 15 से 16 जो विद्रोह हुए वो लगभग सभी दक्षिण भारत में हुए। तो एक एक करके उसके विद्रोह को देखते हैं शॉर्ट नोट्स में। तो 1326 से, यानी कि 1325 में, याद रखिएगा 1325 में वो गद्दी पर बैठता है, और मात्र 1 वर्ष के बाद ही 1326 से ही उसका विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लगभग पूरा का पूरा जीवन विद्रोह और इसको दबाने में ही बीत गया। तो 1326 में विद्रोह कहाँ से होता है, तो गुलबर्गा के निकट सागर के जागीरदार गुरसप्प ने किया था। तो गुरसप्प को भी विजित किया था उसने, तो इसके विद्रोह को दबाया था। तो एक एक करके इसको देखते हैं। तो गुरसप्प ने विद्रोह किया था, लेकिन क्या हुआ, जब गुरसप्प की स्थिति दुर्बल हुई तो उसने ये देखा कि मेरी स्थिति जो है वो दुर्बल होती जा रही है। तो वो भागकर शरण लेता है काम्पिल्य के राजा के पास। तो काम्पिल्य को भी विजित कर लिया था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। वहाँ पर हिंदू शासक हुआ करते थे काम्पिल्य में। तो काम्पिल्य में जाकर शरण लिया। फिर अंततः उसने देखा कि काम्पिल्य भी दुर्बल होता जा रहा है, क्योंकि सुल्तान ने उस पर आक्रमण कर लिया था और उसको अपने अधीन कर लिया था। तो वो भाग कर जाता है हौसल। तो हौसल में जाता है, जहाँ पर उस हौसल के शासक बीर बल्लाल, तो बीर बल्लाल ने उसको शरण दिया। बीर बल्लाल ने उसको शरण तो दिया, लेकिन बीर बल्लाल ने भी देखा कि मेरी स्थिति जो है वो दुर्बल होती जा रही है। तो उसने स्वयं क्या किया, सुल्तान को सौंप दिया। किसको, तो बीर बल्लाल ने सुल्तान को सौंप दिया गुरसप्पे को।
तो इसके बाद क्या हुआ, कहा जाता है कि सुल्तान ने उसकी हत्या करा दी और उसके में भूसा भरकर पूरे साम्राज्य में, पूरे राज्य में उसका प्रदर्शन किया और उसके मांस को पकाकर उसके बीवी बच्चों को सौंप दिया। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1327 से 1328 में युद्ध हुआ था। कहाँ पर आक्रमण विद्रोह हुआ? तो उच्च सिंध और मुल्तान के सूबेदार बहराम आइबा, याद रखिएगा, नाम आपको याद रखने हैं सब चीज़ों का। बहराम आइबा उर्फ किस्लू खां ने, तो उर्फ किस्लू खां ने विद्रोह किया था। कहाँ के थे ये सुल्तान या सूबेदार? तो उच्च सिंध और मुल्तान के सूबेदार हुआ करते थे बहराम आइबा या किस्लू खां। तो इन्होंने विद्रोह किया था। हालांकि इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि ये पिता के दोस्त थे, लेकिन इन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो देखते हैं, तो सुल्तान ने स्वयं उनको परास्त किया। संभवतः ये विद्रोह क्यों किए थे और सुल्तान ने इन पर आक्रमण क्यों किया? तो ये दौलताबाद जाना नहीं चाहते थे। इन्होंने दौलताबाद जाने से इनकार कर दिया था। जब राजधानी परिवर्तन किया गया था दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद, तो इन्होंने मना कर दिया था। और सुल्तान ने जब अपने सैनिकों को भेजा इनको लाने के लिए, तो इन्होंने उनके सैनिकों का वध कर दिया था। इसलिए इनको आक्रमण किया गया और इनके विद्रोह को दबाया गया। नाम क्या है? किस्लू खां या बहराम आइबा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला विद्रोह हुआ तो बंगाल में हुआ। तो बंगाल में ये विद्रोह बहुत ही क्रूरता से हुआ था। बंगाल में ये विद्रोह, हालांकि बंगाल में इसके बाद कोई विद्रोह नहीं हुआ और बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में राज करता रहा। तो 1327 से 1328 के बीच में बंगाल में विद्रोह हुआ और वहाँ के शासक थे गियासुद्दीन बहादुर। उस समय शासक थे कौन? गियासुद्दीन बहादुर। गियासुद्दीन बहादुर को परास्त किया सुल्तान के सौतेले भाई ने, जिनका नाम था बहराम खां। बहराम खां ने गियासुद्दीन बहादुर शाह को परास्त किया और उसका वध किया। लेकिन 2 से 3 वर्षों के बाद सुल्तान के जो सौतेले भाई थे बहराम शाह, उनकी भी जल्दी से मृत्यु हो जाती है। अब उनकी मृत्यु हुई तो एक अन्य शासक ने विद्रोह कर शासन करना स्टार्ट किया। कहाँ पर? बंगाल पे, क्योंकि उस समय सुल्तान की इतनी व्यस्तता थी कि वहाँ पर उसकी नज़र नहीं गई कि बंगाल पर हमको भी अपना शासन सुदृढ़ करना है। तो अली मुबारक शाह ने क्या किया? सुल्तान अलाउद्दीन के नाम से शासन करना प्रारंभ किया। अली मुबारक शाह ने किसके नाम पर? सुल्तान अलाउद्दीन के नाम पर। लेकिन क्या हुआ? इसको भी वध किया गया। किसके द्वारा? तो हाजी इलियास के द्वारा। तो हाजी इलियास के द्वारा इसको वध कर दिया गया और स्वयं को सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से, याद रखिएगा, सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से शासक घोषित कर दिया स्वयं को, अपने आप को। और इसके बाद क्या हुआ? बंगाल कभी भी दिल्ली के अधीन नहीं हुआ, हमेशा स्वतंत्र हो गया। तो हमेशा के लिए स्वतंत्र हो गया। अन्य विद्रोह भी हुए, तो याद रखिएगा, सुमन में, शमाना में, कड़ा में, बीदर में, गुलबर्गा में, अवध में, ये भी विद्रोह हुए। हालांकि इसको दबा दिया गया। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में आपको पता होगा कि 1334 से 35 में सूबेदार आहसन शाह ने मालाबार में विद्रोह किया था। किसने? आहसन शाह ने मालाबार में विद्रोह किया था। हालांकि ये विद्रोह दबाने में असफलता मिली, क्योंकि उस समय लाहौर में विद्रोह हो गया था और उसी को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक क्या हो, वापस लौट जाता और मालाबार क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला इसको दबाने के लिए। और इसी क्रम में दक्षिण भारत में 1336 में, सभी को पता होगा, विजयनगर की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का के समय में। तो 1336 में ही मौका देकर दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर के साम्राज्य की नींव डाल दी थी। तो विजयनगर साम्राज्य भी स्वतंत्र हो गया था इस समय 1336 में। तो ये बात आपको याद रखना है। किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में 1347 में बहमनी साम्राज्य का भी स्थापना हो गया था। तो ये भी याद रखना है। 1347 में महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के दक्षिण में देखेंगे तो देवगिरी के पास ही, देवगिरी के राज्य का ही भाग हुआ करता था। तो एक नवीन स्वतंत्र मुसलमानी राज्य जिसका नाम बहमनी था, तो बहमनी का नींव भी रखा गया 1347 में। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आप देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का चरित्र और मूल्यांकन। तो इसमें तो बहुत विवाद हैं, हर एक इतिहासकारों के अपने अपने मतभेद हैं, हर एक इतिहासकार का अपना अपना कहना है। जैसे बदायूं ने क्या कहा था कि जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी जनता से और जनता को मोहम्मद बिन तुगलक से क्या हुआ?
न्याय मिल गया, संतुष्ट हो गया, छुट्टी मिल गया। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मतभेद है, सभी का अलग अलग कहना है, अपना अपना अलग अलग विरोध है। इसी की प्रशंसा, कोई प्रशंसा करता है, कोई इसके क्या करता है, इसको क्रूरता मानता है, अत्याचारी मानता है। तो सब अलग अलग सुल्तान, जैसे इब्न बतूता इसको दयालु और कठोर दोनों कहता है। इब्न बतूता कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक दयालु भी था और कठोर भी था। तो अलग अलग इतिहासकार अपनी अपनी दृष्टता रखते हैं। देखते हैं, तो व्यक्तिगत गुणों की दृष्टि से मोहम्मद बिन तुगलक एक असाधारण व्यक्ति था। तो एक साधारण व्यक्ति नहीं था, असाधारण व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक व्यक्तिगत दृष्टि से यदि देखा जाए। साथ में उसने उचित शिक्षा की प्राप्ति की थी। सभी को पता होगा उस सबसे ज़्यादा विद्वान या दिल्ली सुल्तनत का कोई माना जाता है। साथ में साथ कोई इतिहास का कहते हैं सबसे ज़्यादा यदि पागल भी कोई माना जाता है, पागल, छिछोरा, जुलाहा, तो ये सब माना भी जाता है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो शिक्षित होने के साथ साथ ये सभी पद भी उसको प्राप्त हैं। तो उसे सबसे उचित शिक्षा की प्राप्ति और ज्ञान था। उसे फारसी, अरबी, दर्शन शास्त्र, गणित, विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि सभी में ज्ञान प्राप्त था मोहम्मद बिन तुगलक को। विज्ञान में भी ज्ञान प्राप्त था, साथ में कवि और कला का भी प्रेमी था। तो कवि और कला, ललित कला, ये सभी का प्रेमी था। अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया था। उसके समय में जैन विद्वान और संत जिन प्रभु सूरी को बुलाया था और उनको सम्मान भी दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। आप लोग इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ ली। मोहम्मद बिन तुगलक ने जनता के लिए क्या किया था, क्या क्या क्रूरताएं की थी, तो वही सब मूल्यांकन करना है, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो योग्य सैनिक और सेनापति था। तो सभी को पता होगा योग्य सैनिक और सेनापति था। एमबीटी ने स्वयं जितने भी आक्रमण किए लगभग सभी आक्रमण उसके सफल रहे। खुद का आक्रमण उसका सफल रहा, हालांकि सैनिकों के बहुत से आक्रमण उसके असफल हुए। आगे देखते हैं। तो एमबीटी जो था वो था धर्म, जाति, वंश आदि का भेदभाव नहीं करता था। तो आदि का भेदभाव नहीं करता था क्योंकि उसने निम्न जाति के, उच्च जाति के सभी को एक उच्च पद प्रदान किया था। सभी में समानता देखता था। ये आपके हैं आर्टिकल 15 के अनुसार जैसे देखा जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में जैसे कहा गया है उसी का पालन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक योजना बनाने में बहुत ही निपुण था। तो योजनाएं तो वो बहुत अच्छी अच्छी बनाता था। जितनी भी उसकी योजनाएं हैं सारी की सारी बहुत ही अच्छी हैं और तर्कसंगत भी हैं। ऐसा नहीं कि उसकी योजना जो गलत है, लेकिन क्या है, वो योजना बनाने के बाद क्या हो, उसका उचित साधन उचित साधन की खोज नहीं कर पाता था, एक कुशलता से कार्य नहीं कर पाता था, साथ में इतना उत्तेजित हो जाता था यदि उसकी कोई भी योजना असफल हो जाती थी और उसको तुरंत ही निष्क्रिय कर देता था। तो उसकी जो तत्कालिक जो निर्णय होते थे उस योजना की विफलता का एक मुख्य कारण माने जाते हैं। साथ में दिल्ली का वो प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्यौहार में रुचि व्यक्त की। तो रुचि व्यक्त की किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मुख्यतः होली के त्योहारों में भाग लिया। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ चरित्र और उसके मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। और भी कुछ हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जब देखेंगे हम लोग स्थापत्य कला, उसके बारे में तो अच्छे से पूरा डिटेल में देखेंगे। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में अच्छे से देखेंगे और लगभग हो सकता है तो कल ही फिरोज शाह तुगलक समाप्त कर दिए जाएँ। इसके बाद हम लोग लोधी वंश फिर दिल्ली सल्तनत की कला, आर्ट एंड कल्चर के बारे में अच्छे से देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।